बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग एआई रिसर्च बूट कैंप के अंदर जिस तरह हमने प्रीवियस वीक के अंदर देखा था और लाइक कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, आफ्टर दैट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हाउ टू राइट ए प्रपोज मेथडोलॉजी और उसके अंदर हमारे पास कौन से स्टेप्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे कि हाउ टू राइट ए प्रपोजल एंड आफ्टर प्रपोजल हम किस तरह जो है प्रपोज मेथडोलॉजी का चार्ट बना सकते हैं और इसको किस तरह कैरी करेंगे। मीनवाइल मुझे बताओ कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम, हो रही है। ओके बेटा। बेटा, इस लेक्चर के अंदर सिर्फ प्रपोज मेथडोलॉजी की एक्सरसाइज नहीं है, इसके साथ मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि हमारे पास जो है ना, जिस तरह पब्लिकेशन की 3 टाइप्स हैं, रिव्यू आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल और कॉन्फ्रेंस पेपर। तो हमारे पास जब भी लाइक रिव्यू आर्टिकल आप लोग बीएस के बाद उसको लिख सकते हो, अभी भी लिख सकते हो, कोई भी टॉपिक लो उसका रिव्यू कर लो, मीनवाइल उसके ऊपर एक अलग से लेक्चर होगा। लेकिन इसके साथ है हमारे पास कॉन्फ्रेंस पेपर। अब बिकॉज एज ए स्टूडेंट अभी आप लोगों को समर वेकेशंस भी हैं, तो इसमें अगर आप किसी भी कॉन्फ्रेंस को जो है वो टारगेट कर लेते हो कॉन्फ्रेंस पेपर सबमिट करवा के, तो वो बड़ा मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट है आपकी सीवी के लिए और आपकी जो है ना प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी, कि आपका कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस पेपर सबमिट होगा। अब देखो कि बिफोर दिस के कॉन्फ्रेंस पेपर की तरफ चले, हमारे पास 3 टाइप्स की, जैसे हमारे पास पब्लिकेशन है, इसी तरह ना हमारे पास जर्नल की डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ होते हैं Q1 कैटेगरी के और कुछ होते हैं Q2 कैटेगरी के। अब देखो कि Q1 Q कैटेगरी 2 हिस्सों में डिवाइड है। जितने भी पेपर्स होते हैं, Q1 हाईएस्ट क्वालिटी पे है और जो Q2 है वो जो है दूसरी क्वालिटी के ऊपर है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास इसकी सब कैटेगरीज हैं WXY। तो Y कैटेगरी सबसे लोएस्ट है और W हमारे पास सबसे हाई कैटेगरी होती है। तो हमारे पास आजकल हो सकता है कि नेक्स्ट लाइक ईयर से जितने भी MS के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये रिक्वायरमेंट हो जाए कि वो जो है ना एक पेपर W कैटेगरी में अपना पब्लिश करवाएं। मीनवाइल PhD स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि वो 2 पेपर जो है ना Q2 जर्नल के लाजमी जो है वो सबमिट करवा के उनको पब्लिश करवाना होता है। आफ्टर दैट उनकी डिग्री नोटिफाई होती है। अब देखो कि हमारे पास हमें पता चला कि 3 टाइप्स की पब्लिकेशन है, रिव्यू आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस पेपर और उसके बाद जर्नल पेपर, रिसर्च आर्टिकल। सबसे पहले आता है रिव्यू आर्टिकल, फिर कॉन्फ्रेंस पेपर और उसके बाद जर्नल आ जाता है। उसके अंदर हमारे पास 2 टाइप की उसकी जो है लाइक डिवीजन है, Q1 Q2 कैटेगरी और उसकी सब डिवीजन है WXY। अब देखो कि हमारे पास ना हर रिसर्च आर्टिकल हो या कॉन्फ्रेंस पेपर हो या रिव्यू आर्टिकल हो, हम जहां पे उसको सबमिट करवाते हैं उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट फैक्टर होता है। व्हाट इज इम्पैक्ट फैक्टर? इट्स मीन कि अगर बेटा आपने एक डिग्री ली और उस डिग्री को सिर्फ अपने डेली लाइफ में अपने घर तक महदूद कर लिया, तो आपका इम्पैक्ट फैक्टर हुआ 0 से 1 तक। और अगर आपने उसी डिग्री के साथ आप किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, वहां पे जॉब भी करते हो, आपकी एबिलिटीज भी इनहेंस हो रही हैं, तो आपका इम्पैक्ट फैक्टर क्या हुआ? 4 to 5। और अगर आप उसी डिग्री को यूटिलाइज करके कहीं पे बिजनेस कर लेते हो, आप अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट करते हो या वट एवर, आपकी अकॉर्डिंग टू दिस आपकी क्या है वर्थ इंक्रीज होती जा रही है आपकी डिग्री की वजह से। तो हमारे पास जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो किसी भी जर्नल की वर्थ बताता है कि इसके अंदर अगर आप पेपर सबमिट कराओगे और अगर आपका पेपर ये कैपेबिलिटी रखता है कि वो इसी जर्नल के अंदर जो है वो पब्लिश हो जाए। देखो बेटा, जितने भी जर्नल्स है ना, लाइक इम्पैक्ट फैक्टर हमारा 0 से स्टार्ट होकर 0.79, 1.2, 1.3, 1.72, 2.0, 2.3, 2.5 टू सो ऑन 10 तक चलता है। तो हमारे पास जो है ना, जब हम 4, 5, 6, 7 इम्पैक्ट फैक्टर की तरफ जाते हैं ना, तो उसके लिए सिर्फ पेपर को कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, उसके लिए एक प्रॉपर मेथडोलॉजी होती है, उसके लिए एक प्रॉपर रिजल्ट एंड डिस्कशन होता है जो कि हमें निकालना होता है बिफोर पेपर सबमिशन के। आप ये नहीं कह सकते कि एज अ BS हम लोग एक पेपर लिखेंगे और उस पेपर को किसी भी 10 इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल के अंदर सबमिट करवा दोगे, आपका वो पेपर सबमिट होगा, उसके बाद आपको रिजेक्शन आ जाएंगी कि भाई आपकी प्रपोज मेथडोलॉजी के अंदर वो नोवेलिटी नहीं है, जो कि हमारी जो इम्पैक्ट फैक्टर है, हमारा जो वर्थ है इस जर्नल की, वो आपका पेपर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब देखो कि आपको यहाँ तक ये चीज पता चल गई कि जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है,
अब देखो कि काफी रिसर्चेज हो रही होती हैं। एक रिसर्च आपने देखा होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी जैसे लम्स हो गया, या हमारे पास जो है कि फ्यूट, आईयूबी, बहावलपुर जो है हमारे पास डिफरेंट, इस्लामाबाद या फैसलाबाद की यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, वो ना 1 ईयर के अंदर उनकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं, और आपके पास भी वो एडवर्टाइजमेंट आ रही होती हैं कि कॉल फॉर पेपर्स, कॉल फॉर एब्स्ट्रैक्ट्स और कॉल फॉर कॉन्फ्रेंस पेपर, और उसके बाद उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है कि अगर आप एज अ स्पीकर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपकी ये रजिस्ट्रेशन जो है ना उसकी जो है ना वो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन फी होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज देखनी है कि भाई आपने जो है ना वो काम किस लेवल का करना है ताकि आप उसको सबमिट करवा सको। मी वाइल विद दिस बेटा, देखो कि 2 टाइप्स की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। एक होती है लोकल, लोकल मींस जो कि हमारे पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो है ना, लाइक मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई, और उन्होंने जस्ट जो वो कॉन्फ्रेंस करवाई उसके अंदर डिफरेंट स्पीकर्स बुलाए रिलेटेड टू दैट फील्ड। उन्होंने आके अपनी प्रेजेंटेशंस दी, और उन्होंने उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक दी प्लान रखा हुआ था कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से बच्चे आके अपना अब्स्ट्रैक्ट सबमिट करा सकते हैं, दैट्स इट। अब्स्ट्रैक्ट के बाद कोई पब्लिकेशन नहीं थी उनकी। तो उन्होंने एट द एंड एक रिपोर्ट बनाई जिसके अंदर लिखा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2026 फॉर एग्रीकल्चर, और उसके बाद उन्होंने बाद में वहां पे लिखा कि ये जो अब्स्ट्रैक्ट हैं वो अब्स्ट्रैक्ट आपके जो है ना वहां पे उन्होंने क्या किया कि कॉपी पेस्ट करके उन्होंने एक रिपोर्ट बना दी। ठीक है, लेकिन वो कहीं पे भी पब्लिश नहीं होती, वो बुक्स सिर्फ रिकॉर्ड के लिए होती हैं, और ये लोकल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जो आपको कहती हैं कॉल फॉर पेपर्स, कॉल फॉर कॉन्फ्रेंसेज पेपर, या फिर आपके पास आता है कि कॉल फॉर अब्स्ट्रैक्ट, और उसके साथ आपके पास एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मेंशन होता है कि आपने जो अब्स्ट्रैक्ट सबमिट करवाना है, लाइक अभी जुलाई है, अगस्त 14 को आप अपना अब्स्ट्रैक्ट सबमिट करवाओगे। इफ अगर वो आपके पास वो एक्सेप्टेंस आ जाती है अब्स्ट्रैक्ट की, तो आप जो है सितंबर में उसको प्रेजेंट करोगे ऑनलाइन या फिजिकल मोड में, और उसके बाद सितंबर 30 तक आपने अपना जो पेपर जो राइट किया हुआ है आपने उनको जो है वो सबमिट करवाना है, और उसके बाद वो पब्लिश करवाना उनका काम है। अब देखो कि हमारे पास 2 टाइप्स की ही जो है वो पब्लिकेशन के अंदर फी होती है। एक होती है ओपन एसेस, ओपन एसेस का मतलब होता है वहां पे हमें पेमेंट नहीं देनी पड़ती, और दूसरा होता है हमारे पास, और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो पब्लिकेशन होती है उसके अंदर, और जो हमारे पास दूसरी पब्लिकेशन होती है उसके अंदर हमें एपीसी देनी पड़ती है। एपीसी क्या होती है? हमारे पास आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। तो जैसे हमारे पास पाकिस्तान के अंदर रुपीस है, तो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर यूरो या उनके पास जो भी लाइक उनकी करेंसी है उसके लिहाज से हमें पे करना पड़ता है। लाइक हमारे पास जितना पेपर का इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा होगा, स्कोपस जर्नल होगा, उसकी इंडेक्स अच्छी होगी, तो उतने ही ज्यादा अगर तो आप ओपन असेस में जमा कराओगे। ओपन असेस भी एक बहुत अच्छी चीज है, अगर आपके पेपर के अंदर वाकई में नोवेलिटी है, कैपेबिलिटी है, आपका ओपन असेस में वो पेपर जो है ना वो जल्दी निकल जाएगा। लाइक वो 6 मंथ टू 7 मंथ लेगा, लेकिन आफ्टर दैट पब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग जो है उसकी एपीसी को जो है वो देना चाहते हो, उसकी बेस के ऊपर पेपर थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है उसके पेपर के ऊपर, लेकिन उसके लिए पहले आपको प्रोफेसर ढूंढना पड़ता है जो आपकी वो 3 से 4 लाख की जो एपीसी होती है वो पेपर की वो देता है, और उसके बाद आपका जो सारा प्रोसीजर है वो होता है। लेकिन तब भी आप जब पेपर सबमिट करवाते हो, बेशक अगर उस पेपर के अंदर नोवेलिटी नहीं है, वो उनकी जो है लाइक मेरा जो काम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, मैं एक पेपर सबमिट करवा रही हूँ किसी कंप्यूटिंग जर्नल के अंदर, तो बेटा ये मेरी मैं एक ऐसा अपना काम किसी ऐसे जर्नल के अंदर जो है वो सबमिट करवाना चाह रही हूँ जिसकी कोई तुक नहीं बनती। तो वो क्या कहेंगे, वो आप जो एक दफा सबमिशन मेल आएगी, अगली दफा आपको मेल आएगी कि योर पेपर आर रिजेक्टेड बिकॉज ये हमारे पास जो है ना इस लाइक जो हमारी रिक्वायरमेंट है या जो हमारा क्राइटेरिया उसके अंदर नहीं आ रहा। तो जरूरी ये है कि आपने देखना है जब भी कोई पेपर सबमिट करा रहे हो किसी भी जर्नल के अंदर, तो देखना है कि वो वाकई में आपके काम से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो कि एज अ स्टूडेंट सबसे पहले आप टारगेट कर सकते हो कॉन्फ्रेंस पेपर को। कॉन्फ्रेंस पेपर को आप
को जो है वो टारगेट करना सबसे ज्यादा इजी क्यों है? बिकॉज हमारे पास ना डिफरेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, और उसके अंदर अगर आप अपना जो है अब्स्ट्रैक्ट सबमिट कराते हो और उसके बाद आप उस पेपर के ऊपर काम कर लेते हो तो वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। वो इसके लिए ये हो सकता है कि आप अपने यूनिवर्सिटी के किसी सुपरवाइजर को अप्रोच करके उसका नाम दे दो। अदरवाइज अगर आप अकेले इंडिपेंडेंट हो के भी काम करना चाहते हो देन भी कॉन्फ्रेंस पेपर आपका हो जाएगा। लेकिन विद दिस सम कॉन्फ्रेंसेस पेपर आपसे कोई एपीसी नहीं लेते, लेकिन कुछ कॉन्फ्रेंसेस इस तरह की होती हैं जो वो आपसे एपीसी लेंगी इस पेपर को पब्लिश करवाने के लिए। तो अगर आपके पास इस तरह के कोई प्रोफेसर होंगे जो कि वो एपीसी को जो है वो हैंडल कर लेंगे, तो आपके लिए बेटा वो जो है चीज है वो इजी हो जाएगी करना, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपने IEEE का नाम सुना होगा, तो इनकी काफी कॉन्फ्रेंसेज इंटरनेशनल होती रहती हैं। तो बहुत से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स उसी में अपना कॉन्फ्रेंस पेपर सबमिट कराते हैं, और उनका जब वो BS से निकलते हैं तो 2 से 3 उनके कॉन्फ्रेंसेज पेपर जो है वो पब्लिश हुए होते हैं, और उनकी CV बहुत अच्छी हुई होती है क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर काम किया होता है। तो आप लोगों ने जो है ना आज के लेक्चर में हम सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि हम लोगों ने ना सबसे पहले कॉन्फ्रेंस पेपर देखने कैसे हैं। लाइक आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आ रही है, और मुझे किस तरह अलर्ट मिलेगा कि भाई मैंने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना पेपर सबमिट कराना है, या उस कॉन्फ्रेंस का टाइटल क्या है, उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है कि मैंने अपना पेपर किसके अकॉर्डिंग लिखना है। कॉन्फ्रेंस पेपर लिखना बेटा बहुत आसान है। उसके अंदर मेन होता है रिजल्ट एंड डिस्कशन, बाकी इंट्रोडक्शन होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, लिटरेचर रिव्यू लिखना पड़ता है। अदरवाइज आप इंट्रोडक्शन के अंदर ही जहाँ पे आप लिमिटेशंस लिखते हो वहां पे लिटरेचर थोड़ा सा ऐड करते हो। उसके बाद प्रपोज मेथोडोलॉजी और रिजल्ट एंड डिस्कशन वो कोई 6 से 7 पेजेस या 4 से 5 पेजेस का होता है, और उसके बाद रेफरेंसेस उसके अंदर होते हैं। तो वो बहुत ईजी सीन है, लेकिन जरूरी ये है कि आपकी जो एक ग्रिप है ना अपने टॉपिक के ऊपर वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपका काम नॉवल लगे। अब मुझे आप लोग बताओ कि आप लोगों को जो है यहाँ पे गूगल जो है वो प्रेजेंट हो रहा है बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? Yes, madam. ओके बेटा देखो हमारे पास जो है ना एक चीज याद रखनी है, रिव्यू आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस पेपर या आपके पास जर्नल पेपर, वो डिफरेंट चीज है। तो लाइक मैं यहाँ पे सर्च करूँ कि कॉल फॉर पेपर्स 2026, तो देखो उसने मुझे जो है ना गूगल ने ये सर्च करके दी कि कॉल फॉर पेपर्स है, और उसके बाद कॉल फॉर पेपर्स और लाइक डिफरेंट मेरे पास वेबसाइट्स आ रही हैं, और वो जो है ना ये सारी मेरे पास क्या है, ये जर्नल पेपर्स के लिए हैं, लाइक ये रिसर्च आर्टिकल के लिए हैं, इनका स्कोपस जर्नल है। जब हम लोग जो है रिसर्च आर्टिकल पे बेटा जाएंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ओपन एसेस और उसकी एपीसी कैसे देखी जाती है। मीनवाइल हमारे पास क्या है कि हमने देखना है कि भाई कौन सी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर आ रही है। तो मैं क्या लिखूंगी, कॉल फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पेपर्स 2026। अब देखो बेटा हमने पहले ही सर्च किया है, तो हमें यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ अपकमिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 2026 यहाँ पे ना पहले शो हो गया। अब हम लोग एक दफा इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन सी लिस्ट जो है ना वो अवेलेबल है। बेटा देखो अगर आप ऑल पे क्लिक करोगे तो आपके पास ना ये जो है ना सबके लिए आ जाएंगे, लेकिन आप जो है ना सिर्फ लाइक आप अब जुलाई के अंदर हो अगर, तो आपने अपना जो है कोई पेपर इस तरह का राइट किया हुआ है, ठीक है, लाइक ई कॉमर्स से रिलेटेड या बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिस्टेंस एजुकेशन है, या ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो अगर तो ये इसके लिए जो है कॉन्फ्रेंस लिस्ट आ रही है कि ये हमारे पास इंडिया के अंदर चल रहा है, और इसके अंदर 2 इसके मोड हैं, ये इन पर्सन भी हम जा सकते हैं, वर्चुअल भी है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं अगस्त के अंदर कि अगस्त के अंदर हमारे पास कौन सी कॉन्फ्रेंसेज आ रही हैं। तो अगस्त के अंदर हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस आ रही है फूड सेफ्टी इंजीनियरिंग के लिए, जो कि एग्रीकल्चर वाले और फूड साइंसेज वाले इसके अंदर अपना जो है कॉन्फ्रेंस पेपर सबमिट करा सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास फाइनेंस के ऊपर है, और इसके बाद ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अप्लाइड मल्टी लेवल मॉडलिंग एंड हायरार्किकल डाटा एनालिसिस, तो इसके अंदर हम अपना AI रिलेटेड पेपर भी
सबमिट करवा सकते हैं। मीवाइल यहाँ पे डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज हैं, तो आप लोगों ने देखना है कि आपके लाइक फिजिक्स के रिलेटेड है, यहाँ पे एजुकेशन के रिलेटेड है, उसके बाद इकोलॉजिकल है, एल्गोरिदम डेवलपमेंट है, और जो है क्लिनिकल इंजीनियरिंग हेल्थ केयर की है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो है ना वेबसाइट्स को आप जो है यहाँ पे जाके देख सकते हो कि कॉल फॉर कॉन्फ्रेंस। अब देखो कि आप अपना सिटी जो है वो चूज कर सकते हो। हम अपना सिटी चूज कर लेते हैं। हम लोग कहें कि हम लोगों ने अपना जो पेपर है ना वो सबमिट करवाना है यूरोप के अंदर। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन तुर्की 2026। तो आप लोग जो है ना डिफरेंट एरिया से डिफरेंट कंट्रीज को चूज करके भी अपना टॉपिक जो है ना वो निकाल सकते हो, और उसके बाद आप चूज टॉपिक कर सकते हो कि आपके इंजीनियरिंग के हैं, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, या वट एवर आपका जो है आपने यहाँ से लाइक इंजीनियरिंग की फील्ड में आईटी रिलेटेड भी आएंगे, और जो है कंप्यूटर साइंस के भी, इलेक्ट्रिकल के, सिविल के, मैकेनिकल के, एजुकेशन में आपके पास ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट आता है, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में फाइनेंस, और लॉ के अंदर सोशल साइंसेज जो भी डिपार्टमेंट है, मैथ के अंदर फिजिकल एंड लाइफ साइंसेज है, रीजनल स्टडीज होती हैं, और स्पोर्ट्स साइंस है। तो बेटा आप लोग सिर्फ एक सर्च करोगे कि कौन सी नेक्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आ रही है और हमने उसके लिए किस तरह तैयारी करनी है। तो अगर आप उसके ऊपर एक जो है राइटअप, बेटा मुश्किल नहीं है, राइटअप आपने एआई से करवाना है, लेकिन जो रिजल्ट एंड डिस्कशन है वो आपके अपने होंगे, वो कभी भी अनएथिकल नहीं होंगे। तो आपने ये चीज देखनी है कि आपने अपने रिसर्च आर्टिकल्स के ऊपर कैसे जो है वो काम करना है। मीनवाइल बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि इसी वेबसाइट के ऊपर जाके इसी तरह सर्च करके आप लोगों का नेक्स्ट यही होगा कि आप लोग मुझे बताओगे कि भाई आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड कौन सी जो है कॉन्फ्रेंस को चूज किया है। ठीक है, तो बेटा जरूरी नहीं है कि अभी आपने सबमिशन करवानी है, आप लोग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी अपनी सबमिशन करवा सकते हो, लेकिन आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने इसको किस तरह करवाना है। अब देखो जैसे मैंने बात की कि कॉल फॉर अब्स्ट्रैक्ट, अब देखो इंटरनेशनल एक्वा कॉन्फ्रेंस है, ये वाटर रिलेटेड है, फिशरीज और एक्वा कल्चर के ऊपर मलेशिया के अंदर। तो यहाँ पे हम अपना जो है अब्स्ट्रैक्ट सबमिट करा सकते हैं, और अगर हमारा वो अब्स्ट्रैक्ट सबमिट हो जाता है तो हम क्या करेंगे कि हम उसको जो है अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास मलेशिया के अंदर है, और ये बहुत अच्छी जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर पेपर जो है ना वो हम सबमिट करवा सकते हैं। इस तरह आपके पास ना डिफरेंट जो है एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है। जैसे ये देखो कि यहाँ पे डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो कि आप थ्रू सोशल मीडिया अकाउंट्स आप देख रहे होते हो। एक मिनट, जैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं, बेटा देखो कि आपके पास ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज है ना, ये ब्रिजिंग टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबल परफॉर्मेंस है। तो उसने जो है ना इसकी आपको जो है वो की टॉपिक्स भी दे दिए हैं कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, और उसके बाद पब्लिकेशन अपॉर्चुनिटी भी उसने बता दिया कि आपके पास जो है ना यहाँ पे जर्नल है, स्कोपस का है, Q1 कैटेगरी का है, और उसके बाद स्कोपस Q2 का भी है, और उसके बाद कौन सा की टॉपिक्स होंगे जिनके रिलेटेड आप अपना पेपर सबमिट करा सकते हो। और यहाँ पे देखो कि कॉन्फ्रेंस की कुछ फी भी है। अगर देखो कि ये 70 USD में है, लाइक आप देखो कि 70 USD हमारे पास कितने बनते हैं, कोई 25,000 के करीब। तो जो भी इस तरह की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, अगर आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जरूरी यही है कि आप अपने किसी प्रोफेसर को देखो जो कि आपकी वो जो है ना फीस दे सके, क्योंकि डिफरेंट हमारे पास ना प्रोफेसर्स होते हैं, वो जो है हमारी उस पेमेंट को जो है ना वो डील कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उसके रिलेटेड अपना पेपर जो है ना वो लिखते हैं और सिर्फ उसकी फी भरते हैं, और उसके बाद हमारा पेपर वहां पे पब्लिश हो जाता है। तो आप लोगों ने बेटा गूगल के ऊपर जाके अपनी जो है कॉल फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पेपर 2026 आपने जो है ना देखना है कि आपकी फील्ड के रिलेटेड कब कौन सी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसके अंदर आपने अपना अपना कॉन्फ्रेंस पेपर आप सबमिट करा सकते हो। कॉन्फ्रेंस पेपर का हमारे पास क्या क्या आउटलाइन होगी, हम उसको किस तरह लिखेंगे, वो जब हम लोग एक दफा रिजल्ट एंड डिस्कशन को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मेरे लिए ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मेरा टॉपिक क्या है, क्रॉप
डिजीज डिटेक्शन और यूजिंग मशीन लर्निंग एआई। बेटा मैंने ये एक टॉपिक चूज किया है जो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरी जो फील्ड है वो एग्रीकल्चर की है और मुझे एआई मॉडलिंग आती है, या मैं कहूँ कि मैं आईटी रिलेटेड हूँ तो मैं मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड्स के अंदर आके अपना जो है ना पेपर राइट अप कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपना टॉपिक लिया जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी और उसका सोल्यूशन किस तरह निकालना था, मैंने वो 2-3 कीवर्ड्स लिख लिए। फिर मैं गई जो है कनेक्टेड पेपर्स के ऊपर, मैंने डिफरेंट रेफरेंस पेपर देखे जो कि मोस्ट क्लोजली रिलेट टू दिस टॉपिक थे। मैंने उन सारे कॉन्फ्रेंस पेपर को साइट किया, उनका एपीआई रेफरेंस लिया। मैं इलिसिट के ऊपर गई और मैंने इलिसिट को ये कहा कि ये जितने भी रेफरेंस पेपर मैंने आपको रेफरेंस शेयर किए हुए हैं इनका मुझे एक टेबल क्रिएट करके दो जिसके अंदर आपके पास अथर आए, ईयर आए, उसके बाद प्रपोज मेथोडोलॉजी क्या थी, रिजल्ट एंड डिस्कशन में कोई एक्यूरेसी या इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं वो कौन कौन से हैं वो बता दो, और उसके बाद उसकी लिमिटेशन बता दो। अब वो मैंने एक पूरा टेबल क्रिएट करवा लिया। अब मैंने सोचा कि भाई मैंने डिफरेंट पेपर्स का जो है ना वो एनालिसिस गैप देखा कि इसके ऊपर तो पहले एमएल मॉडल भी अप्लाई हुए हैं, इसके ऊपर तो डीप लर्निंग मॉडल्स भी अप्लाई हुए हैं, तो मैं कौन सी इस तरह की जो है इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके इसके ऊपर नोवेलिटी क्या शो कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई मैं हाइब्रिड इंसेंबल मॉडल की तरफ जा रही हूँ कि मैं 2 डीप लर्निंग मॉडल और 2 मशीन लर्निंग मॉडल्स को कंबाइन करके एक ऐसा मॉडल बना दूं जिसके अंदर इतनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो या उसकी इतनी एबिलिटी हो कि वो स्पेशियल और टेम्पोरल जो है थिंग्स को भी जो है वो कैरी कर सके, ठीक है, वो फोरकास्टिंग कर सके। तो मैंने क्या किया, क्रॉप डिजीज डिटेक्शन यूजिंग इंसेंबल हाइब्रिड अप्रोच। और बेटा ये आप लोगों ने अपने टॉपिक के रिलेटेड देखना है कि आप किस चीज में नोवेलिटी रखते हो, आपका क्या दिमाग काम करता है। आपने सारा एआई टूल्स को नहीं कह देना कि भाई तुम मुझे एक प्रपोजल बना के दो, प्रपोजल आपने अपना ही उसको देना है कि भाई मैं इस चीज के ऊपर काम करना चाहता हूँ, मुझे पता है मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, इसके ऊपर प्रीवियस रिसर्च गैप तो ये आ चुका है, अब मैंने जो इंसेंबल हाइब्रिड अप्रोच देनी है वो किस तरह की होनी चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से मॉडल्स होने चाहिए, वो आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन आफ्टर दैट फाइनलाइज करेगा। वो आप पहली चीज में नहीं डिसाइड कर सकते कि इंसेंबल सिर्फ सीएनएन और एलएसटीएम का बनेगा। हो सकता है कि जब आप सीएनएन और एलएसटीएम को ट्रेन करो तो आपके पास जो है वो एक्यूरेसी जो है वो 50% आए। तो बेटा आपने डिफरेंट अप्रोचेस को अप्लाई करना है। आफ्टर दैट आपने अपनी नोवेलिटी रखनी है, देन आपने अपना टाइटल जो है उसको क्या करना है, रिफाइन करना है। अब देखो बेटा एक और चीज है, आजकल ना सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर काम नहीं हो रहा, लाइक क्रॉप डिजीज डिटेक्शन यूजिंग इंसेंबल हाइब्रिड अप्रोच, इसके ऊपर ऑलरेडी जो है ना लाइक प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन एआई मॉडलिंग की तरफ ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकाल रहे हैं। सोल्यूशन मीन कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं लाइक जहाँ पे फार्मर्स को जो है वो अवेयरनेस दी जा रही है, या फार्मर्स उस टूल को फ्री ऑफ एक्सेस यूज करके देख सकते हैं। लाइक किसी फार्मर ने कॉटन की जो है बिजाई की हो और वो थोड़ा डिजिटल फार्मर हो, थोड़ी उसको अवेयरनेस हो, पढ़ा लिखा हो, तो वो अगर रिसर्च की तरफ आए तो वो कहे कि रिसर्च तो क्रॉप डिजीज डिटेक्शन पे बहुत हो चुकी है। इवन आपके पास बीएस के जितने भी लास्ट सेमेस्टर्स के प्रोजेक्ट होते हैं और जो रिसर्चर्स होते हैं उन्होंने इसके ऊपर वेबसाइट डेवलप की भी हुई है। आप क्रॉप डिजीज डिटेक्शन के ऊपर कोई एप्लीकेशन देखोगे तो आपके पास बहुत ज्यादा जो है ना गूगल के ऊपर पड़ी भी हुई है। तो आपने सिर्फ प्रॉब्लम की के लिए एआई मॉडलिंग नहीं रखनी, आपने उसके सोल्यूशन की तरफ जाना है कि भाई ये प्रॉब्लम था, अगर मैंने ये अप्रोच यूज की तो इसके लिए ये सोल्यूशन है। कोई एप्लीकेशन डेवलप कर दो या वट एवर, इट्स डिपेंड ऑन यू। अब मैंने क्या किया कि जो मेरे पास टॉपिक था या जो मेरी नॉवेल्टी थी मैंने उसको कॉपी किया और मैं इसको लेके चली गई क्लाउड एआई के ऊपर। ठीक है, आप इसके लिए चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हो या क्लाउड एआई को भी, इट्स डिपेंडिंग ऑन यू कि आप जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हो। बेटा जब आपने अपना टॉपिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसके सोल्यूशन के लिए आपके पास क्या नोवेलिटी आपने चूज कर ली, उसके बाद आप एआई टूल से सिर्फ अपना एक प्रपोजल राइट करवाओगे। इस तरह ना हमारे पास डिफरेंट प्रोफेसर्स होते हैं, वो लेटर ऑफ मोटिवेशन और स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस बनाते हैं
जब आप एमएस के लिए कहीं पे अप्लाई करते हो या पीएचडी के लिए, तो इट्स मीन वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि भाई इस बंदे के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है या ये किस तरह काम कर सकता है। तो बेटा जब स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस या मोटिवेशन लेटर की तरफ जाना है, तो वहां पे भी आप अपना एक प्रपोजल ऑलरेडी बना के उनको दे सकते हो कि भाई मेरी मोटिवेशन ये है इस फील्ड के रिलेटेड और इसके अंदर मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो तब भी आप एआई टूल की हेल्प से उसको ब्रेनस्टॉर्म करवा सकते हो। ठीक है, अब देखो कि मैंने बोला देखो बेटा, सबसे पहले आपने उसको बता देना है, उसकी डोमेन स्पेसिफिक कर देनी है कि तुमने कोडिंग करनी है या तुम अच्छे रिसर्चर, और उसके बाद आपने बताना है कि मैं रिसर्च आर्टिकल लिखना चाह रहा हूँ और मुझे उसके लिए प्रपोजल चाहिए, उसकी आउटलाइन चाहिए और एक क्लियर मेथडोलॉजी चाहिए। आफ्टर दैट आपने अपना टाइटल देना है और उसको ये भी बता देना है कि आप वो डाटा सेट कहाँ से लेंगे। तो अगर तो आपका एक्सपेरिमेंटल लैब वर्क है, देन भी आप बताओगे कि ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल की क्या कैपेबिलिटी है, लाइक नैनो मटेरियल है तो इसकी जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज है, साइज है, मैंने इसको कितनी क्वालिटी में लिया है, इसकी क्या क्वांटिटी है। तो सेम जब आप लोग जो है कोई भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करोगे तो आपका डाटा सेट, आपकी मेथडोलॉजी सबसे ज्यादा जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम इसको शेयर करते हैं। बेटा आजकल ना एक एआई के ऊपर ना, एआई टूल्स के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है। एलएलएम के ऊपर तो रिसर्च हो रही है, उसके साथ जितने भी हमारे पास डीप सीक है, जेमिनाई है, क्लाउड है, चैट जीपीटी है, और उसके बाद हमारे पास जितने भी साइज स्पेस है, डिफरेंट एआई टूल्स हैं, उनके ऊपर बच्चे जो हैं वो बीएस के इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सा प्रॉम्प्ट हम लोग देते हैं लाइक डिफरेंट एआई टूल्स को, तो वो किस बेस के ऊपर हमें आंसर देता है। तो फ्यू शॉट पे, जीरो शॉट के ऊपर, तो एक मेरे पास एक स्टूडेंट है, उन्होंने भी इसी के ऊपर रिसर्च आर्टिकल लिखा है, उनका इंशाल्लाह जो है ना वो ट्यूसडे तक सबमिट हो जाएगा उनका पेपर। तो देखो आप लोग भी इस तरह का कोई काम कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने जो है ना कहना है हमने बहुत ज्यादा बड़ा काम करना है। बेटा काम करो लेकिन अच्छा करो, जो कि आप दूसरों को उसको बता भी सको कि भाई वाकई में मैंने ये किया है। अब देखो उसने बोला कि कैगल के ऊपर डिफरेंट डाटा सेट पड़े हुए हैं, तो आप कौन सा डाटा सेट लोगे। तो मैंने बता दिया कि हमारे पास जो है प्लांट विलेज डाटा सेट अवेलेबल है। उसके बाद उसने बताया कि आपने जो रिसर्च आर्टिकल है प्रपोजल फॉर किसके लिए चाहिए, मास्टर थीसिस के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए, या कॉन्फ्रेंस जर्नल पेपर सबमिशन। तो मैं कॉन्फ्रेंस जर्नल पेपर पे सिलेक्ट कर देती हूँ। उसके बाद उसने पूछा कि आपकी जो इंसेम्बल हाइब्रिड अप्रोच है वो किस तरह की हो सकती है। अब देखो कि मेरे पास जो है क्रॉप डिजीज डिटेक्शन है, तो इसके अंदर मेरे पास इमेज डाटा सेट है, तो इमेज डाटा सेट के ऊपर रेसनेट है, या हमारे पास एफिशिएंट नेट है, या वीजीजी है, या मेरे पास सीएनएन हो सकता है, या मेरे पास एलएसटीएम जो है वो फ्यूचर फॉरकास्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, स्पेशल फोरकास्टिंग के लिए, या हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई तुम्हारी इंसेम्बल हाइब्रिड अप्रोच कौन सी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना ये देखो कि इंसेम्बल ऑफ सीएनएन, रेसनेट प्लस एफिशिएंट नेट प्लस वीजीजी, जब मैं उसका रिसर्च गैप पढ़ लूंगी मुझे पता चल जाएगा कि इनके ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद CNN प्लस ट्रेडिशनल ML इंसेम्बल पे भी काम हो चुका है, और उसके बाद है CNN प्लस VN ट्रांसफॉर्मर हाइब्रिड। ये मुझे थोड़ा नावल लग रहा है, इसके ऊपर इतना काम नहीं हुआ होगा। या आप सिलेक्ट कर सकते हो नॉट श्योर के वांट योर रिकमेंडेशन। तो इट्स डिपेंडिंग ऑन यू कि आप अपने रिसर्च को लेके कितने मोटिवेटेड हो और आपने अपनी चीजों को किस तरह करना है। मीवाइल मैं श्योर हूँ कि मैं CNN प्लस VN ट्रांसफॉर्मर हाइब्रिड के ऊपर काम कर सकती हूँ। मैंने उसको ये बता दिया कि मैं डाटा सेट कौन सा ले रही हूँ और मुझे ये रिसर्च आर्टिकल या आउटलाइन किस लिए चाहिए, और उसके बाद मेरी इंसेम्बल हाइब्रिड अप्रोच क्या होगी। तो अब वो जो है वो उसके ऊपर डाटा कलेक्ट करेगा, आफ्टर दैट एक प्रपोजल क्रिएट करके देगा। इवन आप लोग आजकल देखे हमारे पास जितने भी यूके में स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने क्लाउड एआई को बाय किया हुआ है, तो इसके ऊपर वो अपना जो है पूरा रिसर्च आर्टिकल, थीसिस, प्रेजेंटेशंस, अपनी वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं।
ठीक है। लाइक मुझे लगता है इसका पेड वर्जन थोड़ा सा महंगा होगा। लाइक अब हमारे पास जितने भी एआई टूल्स हैं बेटा उनके ऊपर पेड वर्जन है, फ्री की इतनी हमारे पास एक्सेस मौजूद नहीं होती। लेकिन मी वाइल एज अ स्टूडेंट आप लोग इसको अगर बहुत अच्छे से यूज कर लो तो आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको पेड वर्जन की तरफ जाना पड़े। बेटा मी वाइल इसके साथ हम देखते हैं कि जब हम प्रपोजल बनवा लेंगे तो सबसे पहले हम उसकी एक प्रपोज मैथडोलॉजी डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले ना एक पेपर की तरफ चलते हैं ताकि हमें पता हो कि जो प्रपोज मैथडोलॉजी डायग्राम है वो हम लोग बनाते किस तरह हैं। बेटा मुझे कोई भी अनम्यूट करके बताया कि आप लोगों को ये पेपर शो हो रहा है। Yes, madam. ओके बेटा। अब देखो बेटा बाकी चीजें तो हम फिर डिस्कस कर लेंगे। जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट कहा कि 250 वर्ड्स का होना चाहिए और आपके पास जो कीवर्ड्स हैं वो डिपेंडिंग ऑन दिस कि आपके पास जो है ना 4 to 6 या 4 to 7 हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास इंट्रोडक्शन है, फिर लिटरेचर एनालिसिस है और उसके बाद है प्रपोज मैथडोलॉजी। तो प्रपोज मैथडोलॉजी के अंदर आप एक फिगर ड्रा करते हो जो फिगर ओवरऑल पेपर को शो कर रही होती है कि इस पेपर के अंदर हमने जो डाटा लिया, हमने जो मटेरियल लिया वो कहाँ से लिया, उसकी प्री प्रोसेसिंग क्या की, उसके ऊपर कौन से स्टेप्स फॉलो अप किए और एट द एंड हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए। तो अब देखो कि ये है हमारे पास एक फ्लो चार्ट, ये हैंड से ड्रॉ किया गया है। ठीक है, मतलब ये खुद बनाया गया है, ये किसी भी प्रॉम्प्ट से से नहीं बनवाया गया। तो आपके लिए जरूरी है कि आप जो है ना डिफरेंट वेबसाइट को यूज करो। लाइक आप कैनवा को यूज कर सकते हो या ड्रा.io को यूज कर सकते हो। देखो कि हमने बताया कि हमने ये डाटा सेट लिया और उस डाटा सेट के अंदर हमने फीचर इलिमिनेशन की और उसके बाद उसकी स्प्लिटिंग की। स्प्लिटिंग करने के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ह्यूमन जो है, हमारे पास जो मॉडल था प्रपोज वो कौन सा था और वो प्रपोज्ड मॉडल हमारे पास कौन सी प्रिडिक्शंस कर रहा था ह्यूमन पोज एस्टिमेशन से। अब देखो कि हमारे पास ये क्या है कि आपके पास जो बॉक्सेस हैं ये एरो आ रहे हैं, तो आप लोगों ने इसको किस तरह कैरी करना है। मीनवाइल हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ना यहाँ पे इसका प्रपोजल और आउटलाइन आ चुकी है। हम एक दफा इसको देख लेते हैं फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो हमारे पास एक रिसर्च प्रपोजल बन गया है। ठीक है, इसके अंदर उसने एब्स्ट्रैक्ट भी लिख दिया और उसके बाद इसके कीवर्ड्स भी हैं, इंट्रोडक्शन भी है, प्रॉब्लम भी है, लिटरेचर समरी है। लेकिन हमारा मेन पर्पस है कि हमने प्रपोज मेथडोलॉजी देखनी है फिलहाल, क्योंकि बाकी चीजें तो हम बाद में खुद भी लिख लेंगे। प्रपोज मेथडोलॉजी के अंदर उसने डाटा सेट का बता दिया कि डाटा सेट जो है प्लांट बेस्ड डाटा सेट होगा। उस डाटा सेट का जो सोर्स है वो कैगल है, उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ इमेजेस हैं। उसके बाद डाटा प्री प्रोसेसिंग एंड ऑगमेंटेशन होगी, तो उसने ये सारे स्टेप्स भी बता दिए कि डाटा सेट की स्प्लिटिंग होगी, प्री प्रोसेसिंग ये होगी। उसके बाद प्रपोज्ड इंसेंबल हाइब्रिड अप्रोच के उसके अंदर बताया कि एक CNN ब्रांच होगी, एक VN ट्रांसफॉर्मर की होगी, हाइब्रिड होगी। और उसके बाद मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स क्या हैं, बेसलाइन कंपैरिजन हो सकता है, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, प्रीसीएन रिकॉल F1 स्कोर की बेस के ऊपर है। और उसके बाद हम उसके थ्रेड्स टू वैलिडेशन देखेंगे, हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हो सकते हैं और हमारे पास प्रपोज टाइमलाइन क्या है, एथिकल कंसीडरेशन क्या है, बजट क्या हो सकता है, रेफरेंस लिस्ट भी उसने प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अब मैंने उससे कहा कि हमने एक जो है वो एक कॉन्फ्रेंस पेपर या रिसर्च आर्टिकल लिखना है तो मुझे उसकी आउटलाइन बना के दो। उसने मुझे ये आउटलाइन भी दे दी। ठीक है, तो बेटा बजाय इसके कि आपने कोई भी चीज लाइक हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा तुम लोग असाइनमेंट्स बनाओ, यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको ये टास्क असाइन होता है। बेटा आपको ये भी नहीं पता चलता कि आप लोगों ने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट की अलाइनमेंट कैसे करनी है, आपने हेडिंग सब हेडिंग्स किस तरह रखनी है, आपके पास पूरा जो है असाइनमेंट का फ्लो क्या आएगा, आपके पास कॉन्फ्रेंस पेपर का क्या फ्लो है। फ्लो तो हम लोगों ने जैसे पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास टाइटल आएगा, अब्स्ट्रैक्ट आएगा, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च गैप, प्रपोज मेथडोलॉजी जिसको हम मटेरियल्स एंड मेथड भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और डिस्कशन, अलग से सेक्शन बना सकते हैं, कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क है, उसके बाद रेफरेंस है। बेटा ये जो चीज है ना, ये जो आउटलाइन है ये सबके लिए सेम है, कॉन्फ्रेंस पेपर के लिए और जो है हमारे पास रिव्यू आर्टिकल के लिए भी ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ वो थोड़ा सा
रिजल्ट एंड डिस्कशन के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आती है, अदरवाइज वो भी ओके है। और उसके बाद जर्नल पेपर के लिए भी सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है। लेकिन बेटा यहाँ पे मीनवाइल ये चीज है कि आप लोगों ने देखना है। देखो बेटा, अगर आप लाइक एआई मॉडलिंग करना चाहते हो और आपकी जो है ना वो फील्ड जो है कंप्यूटर साइंस की या आईटी की है, तो बेटा एआई मॉडलिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कोई भी स्टेप्स आपने किस तरह फॉलो अप करने हैं। तो हमारे पास ये जो एआई टूल्स हैं, ये इनिशियल स्टेप है जो आपको बताते हैं कि भाई आपने स्टेप बाय स्टेप किस तरह आपका प्रपोजल वर्क करेगा और किस तरह इसकी आउटलाइन हो सकती है, क्या इसकी कंट्रीब्यूशंस आएंगी। लेकिन जब आप रिजल्ट एंड डिस्कशन निकालोगे, आफ्टर दैट यू हैव टू फाइनलाइज दैट कि हमारी इंसेम्बल हाइब्रिड अप्रोच क्या है, ठीक है। लेकिन मीनवाइल बेटा, ये जो आप लोग अपना रिसर्च प्रपोजल किस तरह बनाते हैं, एआई टूल से आप बनाना सीखो। जिस तरह एक सिंपल हम लोगों ने एक प्रॉम्प्ट दिया, उसने हमें जो है आउटलाइन क्रिएट करके दी और एक जो है ना पूरा प्रपोजल बना दिया। सेम ऐसे प्रपोजल हम रिसर्च प्रपोजल के लिए भी देते हैं, और इवन हम अपने प्रोफेसर्स को भी सबमिट करवाते हैं। वो यूनिवर्सिटीज को हो सकते हैं, वो अब्रॉड के हो सकते हैं, वो इंटरनेशनल हो सकते हैं, कि भाई हम इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, इसका प्रपोजल ये है, और अब आप बताएं कि आपकी क्या रिकमेंडेशन है कि क्या हम इस प्रपोजल को इसी तरह लेके चलें। तो बेटा आपका प्रपोजल भी इतना अच्छा होना चाहिए जो एक बंदा पढ़े तो उसको समझ आ जाए, ठीक है। मीनवाइल आपने इसको जस्ट डाउनलोड किया और इसी को किसी को फॉरवर्ड नहीं करना। एक दफा खुद पढ़ो कि वाकई में जो आपका काम है, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो क्या वाकई में आपकी चीजें इस चीज को इंश्योर कर रही हैं कि आप जो है ना ये पूरा प्रपोजल उस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, देन आप उसको फॉरवर्ड करोगे। अदरवाइज आप इसके अंदर भी चेंजिंग्स कर सकते हो। अब देखो, हमने देख लिया कि हमारे पास पूरे पेपर की एक मेथोडोलॉजी डायग्राम होती है, तो आप कौन सा यूज कर सकते हो? आप कैनवा को यूज कर सकते हो या ड्रा.io को। मैं ड्रा.io को बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि मोस्टली जो है ना रिसर्च पेपर्स के हमने जितनी भी फिगर्स बनानी होती है, हम लोग ड्रा.io पे ही बनाते हैं। तो बेटा आपने ड्रा.io जो है ना वो क्लिक करना है, अभी आपके पास ये ओपन हो जाएगा। मीनवाइल हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है ना, हम ड्रा.io के अंदर फिगर्स किस तरह बनाते हैं। और इसके साथ बेटा, जब भी आपने प्रपोज मेथोडोलॉजी डायग्राम बनानी है ना, तो आप क्लाउड के उसी जो है ना लाइक चैट के ऊपर जाके उससे कह सकते हो कि भाई मुझे एक ऐसा प्रॉम्प्ट दो जिसके अंदर मैंने ड्रा.io के अंदर ये प्रपोज मेथोडोलॉजी डायग्राम बनानी है, तो मुझे एक पूरा फ्लो चार्ट जो है ना प्रॉम्प्ट की शक्ल में मुझे बना के दो, ताकि मुझे हेल्प आउट हो जाए। और आपने बताना है तो वो आपको इस तरह हेल्प करेगा कि भाई आपने पहले ओवल शेप लेनी है, फिर ट्राइंगल लेनी है, या रेक्टेंगल लेनी है, या आपने डायमंड लेनी है, ठीक है। तो आपको वहां पे ना बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग जो है ना वो ड्रा.io के अंदर ही अपनी चीजों को जो है ना वो कंपाइल करो, लेकिन प्रॉम्प्ट से जो है ना वो बनवा लो उससे। बेटा हमारे पास देखो कि ये जो एक फिगर है ना, कि ये सिंपल सी फिगर है, इसके अंदर हमारे पास क्या, ये डाटा सेट है, डाटा की प्री प्रोसेसिंग हुई, और उसके बाद उसके ऊपर जो अप्लाइड एमएल मॉडल थे, उसके बाद उसकी जो है क्लासिफिकेशन है, और इसकी एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट थी, तो ये हो गई। तो ये था उसके अंदर ड्रा.io के अंदर बनाई गई ये पिक्चर, ठीक है। मीनवाइल हम लोग इसके साथ और भी देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट पड़ी होंगी। तो देखो, आपके पास अगर आप एक दफा एक फिगर को बना के रख लोगे ना, नेक्स्ट टाइम आप उसी को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास जो भी आपने फिगर्स हैं वो सारी किससे बनानी है, ड्रा.io से बनानी है, जो कि आपने अपने रिसर्च के अंदर उसको जो है ना वो सबमिट करवाना है। अब देखो कि ड्रा.io यहाँ से ओपन हो गया, ये इसका क्या है, इंटरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जनरल शेप्स भी पड़ी हुई हैं, यहाँ पे आपके पास देखो कि डिफरेंट एरोज पड़े हुए हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। लाइक मैंने इसको क्या किया, स्टार्ट करना है, मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट लिख लेती हूँ। राइट साइड पे डिफरेंट कलर्स हैं, बेटा मैंने इसको क्या कलर दे दिया। और अब मैंने इसको जो है ना, इसका जो है बॉर्डर हाईलाइट करना है, मैं 1 pt से 2 pt इसको ये कर लिया।
ठीक है, इसको हाईलाइट कर लिया। मीनवाइल इसके अंदर आपके पास और भी फंक्शन आते हैं कि आप इसको जो है ना चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप इस चीज को किस तरह लेके चलना चाहते हो, डैश लाइन लगानी है या आपने जो है ना बोल्ड इसको करना है, और उसके बाद यहाँ से इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो, इसका जो है ना डिफरेंट कलर कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने जो है ना नेक्स्ट स्टार्ट के बाद जाना है। अब मुझे नेक्स्ट एरो चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने ये एरो लिया, मैं इस एरो को यहाँ पे जो है ना वो कनेक्ट करती हूँ, लेकिन ये एरो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा शो हो रहा है, मैं इसको थोड़ा रीसाइज करती हूँ। मीनवाइल ये सिर्फ आप लोगों के लिए है कि आप लोग इसको यूज कर सकते हो। अब देखो कि मैंने उसको स्टार्ट किया, उसके बाद स्टार्ट के बाद मैंने डाटा जो है ना वो प्री जो है डाटा सेट कलेक्शन पे हूँ, मैंने ये किया। इसके अंदर मैं डाटा सेट कलेक्शन, उसके बाद बेटा यहाँ पे आपको जो प्लस का ऑप्शन मिल रहा है ना, यहाँ पे आप जो है ना अगर कोई पॉलीगॉन या शेप ऐड करना चाहते हो या इवन टेक्स्ट भी ऐड करना चाहते हो तो आपको ये टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि कैगल डाटा सेट, और फिर मैं इसको एडिट करके मैं इसको नीचे ले आती हूँ। तो फिर मैं इसके अंदर अगर मैंने जो है फॉन्ट साइज इंक्रीज करना हो, मैं अपना फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकती हूँ, इसकी अलाइनमेंट कर सकती हूँ, इसका बोल्ड कर सकती हूँ, टैलिक कर सकती हूँ, अंडरलाइन कर सकती हूँ। तो मेरे पास इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है। तो बेटा अगर डाटा सेट सेपरेटिंग है तो आप लोग इसको इस तरह जो है ना सिलेक्ट करके ला सकते हो, और उसके बाद आपके पास जो है ना डिफरेंट एरोज हैं, आप उन एरोज को यूज करके अपने तक ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे यूएमएल है, फ्लो चार्ट के लिए डिफरेंट हमारे पास थिंग्स है। मीनवाइल अगर आपने कोई गूगल से लेनी है, लाइक मैं कहूँगी एआई फिगर, मैं गूगल के ऊपर गई, इमेजेस के ऊपर मैंने एक इमेज लेनी है। ठीक है, लाइक ये इमेज है, मैंने इसको क्या कर लिया, सेव किया, और उसके बाद मैंने इसको कॉपी किया, और उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे अपने ड्रा डॉट आयो के अंदर आई, कंट्रोल+V किया, तो मेरे पास ये पेस्ट होगी। सेम बेटा जैसे आप लोग पीपीटीज बनाते हो या वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर बनाते हो, तो ड्रा डॉट आयो के अंदर आपने क्या किया कि अगर इस फिगर को इंसर्ट करना है तो आप लोग जो है ना एक आपने ये लिया और उसके अंदर इस फिगर को जो है ना वो अपडेट किया। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आपने स्टार्ट किया या आपने डाटा सेट कलेक्ट किया है, आप उस डाटा सेट की आइकॉन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स डिपेंडिंग ऑन यू कि आपने कैसे चलना है। उसके बाद आप इस फाइल को जो है ना वो सेव कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, इसकी कॉपी कर सकते हो, इंपोर्ट फ्रॉम, एक्सपोर्ट एज पीएनजी की फॉर्म में कर सकते हो, इंपोर्ट फ्रॉम लाइक गूगल ड्राइव के अंदर जैसे मेरे पास फिगर पड़ी हुई है मैं उसको ओपन कर सकती हूँ। ठीक है, आप इसका प्रिंट ले सकते हो, और इसको जब आपने एक्सपोर्ट एज करना है या तो पीएनजी की फॉर्म में करो, अदरवाइज आप इसका पीडीएफ करोगे तो उसकी जो है वो ज्यादा हाई क्वालिटी आएगी। ठीक है, मीनवाइल अगर आपने किसी को शेयर करनी है तो आप उसका जो है ना अगर वो एडिट करना है तो आपने क्या करना है कि उसको शेयर सेव एज करके उसको ना शेयरिंग का ऑप्शन दे देना है। ठीक है, एक्सएमएल उसको शेयर कर देनी है फाइल, तो वो भी उसके अंदर चेंजिंग कर सकता है। तो अब देखो कि हमारे पास एक तो ये जो है ड्रा डॉट आयो है, मुझे ये ज्यादा रिलायबल लगता है क्योंकि ये आप लोगों के लिए इसके अंदर आप गूगल से भी अपने फिगर्स को इंपोर्ट कर सकते हो, और उसके बाद आपके लिए ये इजी सीन है। ठीक है, मीनवाइल इसके साथ हम लोग देखते हैं बेटा, जब आप लोग अपना पेपर लिख लेते हो तो उसके बाद आप अपना पेपर या तो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर सबमिट कराते हो, अदरवाइज लेटेक्स के नाम से एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने पेपर का टेम्पलेट सेट करते हो। ठीक है, तो हम लोग उस बच्चे का पेपर देखते हैं जिसने इसके ऊपर काम किया हुआ है, एलएलएम के ऊपर।
देखो बेटा, इसके अंदर अगर ये स्प्रिंगर नेचर का है ना, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा ये साइंटिफिक रिपोर्ट का है। अब देखो कि वो जो स्टूडेंट है वो अली रजा, और उसने एलएलएम के ऊपर काम किया हुआ है। देखो उसने एब्स्ट्रैक्ट लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, लिटरेचर रिव्यू लिखा, रिसर्च गैप लिखा, और उसने ये जो सारी डायग्राम है ये DRA.io के अंदर बनाई के डाटा कलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटेजीज, मॉडल सिलेक्शन, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या थी, और रिजल्ट एंड एनालिसिस क्या थे। ठीक है, तो देखो कि अगर वो एज अ स्टूडेंट, लाइक वो अभी बीएस के स्टूडेंट है, उन्होंने इसके ऊपर काम किया हुआ है, ये फंडर है सौदिया के जो इसमें जो है ना अपने लाइक फंडिंग करेंगे। तो देखो कि हमारे पास जो है ना ओवरऑल अब हम अपने इस लेक्चर को जो है ना वो कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास इस लेक्चर के अंदर क्या था कि सबसे पहले कि हमने जो अपना कॉन्फ्रेंस पेपर है उसको किस तरह सर्च करना है और उसके लिए किस तरह अपना जो है वो प्रपोजल लिखवाना है। ठीक है, उसके बाद आउटलाइन कैसी हो सकती है, हम लोग जो है किस तरह प्रपोज मेथोडोलॉजी डायग्राम को फॉलो अप कर सकते हैं लाइक DRA.io के अंदर। और उसके बाद ओवरलेफ लेटेक्स के अंदर हमने एक स्टूडेंट का एज अ मोटिवेशन पेपर देखा कि वो उसकी सारी चीजें उसने DRA.io के अंदर जिस तरह वो फिगर बनाई, तो वो बेटा उसमें सिर्फ कोई एक घंटा नहीं लगा, उसका तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे, और उसके बाद उसने वो अपनी सारी चीजों को कंपाइल किया है। तो आप लोग देखो कि आपने जो है बाकी में उस स्टूडेंट ने बहुत मेहनत की है, ये उसका FYP का काम था। तो आप लोग देखो कि आपने अपनी फील्ड के अंदर रह के अपनी सारी चीजों को किस तरह कंपाइल करना है। मीनवाइल अब आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप इनबॉक्स कर सकते हो या अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।